नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हाजिर हूं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर। दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज का डर रहता है कि सर कंप्यूटर प्रैक्टिकल पढ़ना तो बेहद आसान है लेकिन थ्योरिकल पढ़ना मुश्किल है। आपकी इसी समस्या का समाधान के लिए जितने भी एग्जाम राजस्थान या भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखकर मैं एक 2020 टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, इस 2020 टेस्ट सीरीज में हम लोग मिलकर रोजाना 20 क्वेश्चन किया करेंगे और इन 20 क्वेश्चन को हम वहां से सम्मिलित कर रहे हैं जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जहां पर हमें लगता है कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड है, उस जगह से हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 2020 टेस्ट सीरीज जो हम रख रहे हैं ये केवल फिलहाल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लिए है, यानी जहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल आता है उसी एग्जाम के लिए हमने इसे लिया है। धीरे धीरे इसे हम आपके विश्वास और प्यार के साथ आगे वाले सेशन में भी लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए और दोस्तों को बता दीजिए कि अब हमारी फंडामेंटल या कंप्यूटर फंडामेंटल की 2020 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसका डेली YouTube पर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ उसकी क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बातचीत को ज्यादा न रखते हुए पहला क्वेश्चन आज के दिन का इस क्लास का हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए, पहला प्रश्न आज के दिन का और आगे बढ़ रहे हैं। देखो, इस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत पहले मैंने कर दी थी, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि 100 पेपर का हमने ये रखा है, व्याख्या सहित आपको मिलेगा। आप उनकी पीडीएफ को प्रिंट भी कर सकते हैं। रेट रखी है 199 रुपए। किसी भी एग्जाम के लिए आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए, अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से प्रश्न को पढ़कर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार देखो। इनमें से कौन सा एक सबसे तेज कंप्यूटर है? ऑप्शन ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों प्रश्न पूछे हैं, तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, एक बार बोर्ड पर देखो और इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करो। प्रश्न में क्या दिया है? फास्टेस्ट कंप्यूटर। दोस्तों, अगर स्पीड और साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अगर स्पीड और साइज की बात करें तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे तेज की बात करें तो आप कहोगे सर सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आज की डेट पर बात करूं तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। अगर मैं भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है और साइज में भी सबसे बड़ा होता है। और इसके बाद सुपर के बाद जिस कंप्यूटर का नाम आता है उसे हम कहते हैं मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर आता है उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। और उसके बाद जो कंप्यूटर आता है उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में आता है उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? तो आप बताएंगे उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यहां से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे छोटा और इन सबके मुकाबले सबसे धीमा माइक्रो कंप्यूटर होता है। प्रैक्टिकली ये डिजिटल कंप्यूटर के भी क्लासिफिकेशन है। डिजिटल कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं का नाम आएगा। साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तब भी इन 4 का नाम आएगा। अब आपका आंसर मेन फ्रेम नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सुपर कंप्यूटर। तो सवाल का सीधा सीधा आंसर तो क्या होगा? 3। अब एक चीज रह गई इसमें कि सर ये वर्क स्टेशन क्या होता है? प्रैक्टिकली अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मशीन या कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से कंप्यूटर से कनेक्ट है, उस कनेक्टेड कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? जो भी कनेक्टेड पीसी है
उसे हम किस नाम से जान सकते हैं? वर्क स्टेशन के नाम से जान सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल का सीधा सा जवाब क्या है? 3, यानी क्या आंसर मिलेगा इसका आपको? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बोर्ड पर देखिएगा, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की सीमा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर? दोस्तों, कंप्यूटर एक मशीन होता है जो काफी तेज गति से काम कर सकता है, हर एक चीज को एक्यूरेसी के साथ यूज कर सकता है। साथ के साथ अगर अपन कहें कि कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और मेमोराइज करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। आप ये पूछेंगे सर स्टोरेज और मेमोराइज में क्या फर्क है? तो सीधी भाषा में कहेंगे परमानेंट होता है वो स्टोरेज होता है, और जो कंप्यूटर की रैम में रहता है दैट मीन्स मेमोरी में रहता है। यानी कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी होती है और साथ के साथ हम बात करें कंप्यूटर की मेमोरी भी बढ़िया रहती है। तो चलिए, स्पीड होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर की स्पीड किस में होती है, तो देखो कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रो। आगे वर्ड यूज किया और क्या होता है? सेकेंड। माइक्रो सेकेंड के बाद अगर अपन बात करें तो कौन सा वर्ड आता है? नैनो। नैनो के बाद बात करें तो कौन सा आता है? पीको। नैनो और पीको के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, नैनो का मतलब -9 होता है और पीको का मतलब क्या होता है? -12। यानी एक कंप्यूटर, एक मशीन 1 सेकंड के 10 लाख हिस्से में प्रोसेस कर देता है, उससे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक कंप्यूटर जो अगर जनरल भाषा में बात करें 1 सेकंड के 10 लाख इंटू 1000 भाग में काम कर देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? नैनो। इस -9 का मतलब है 1/10 के आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 10 के आगे कितने जीरो पड़ेंगे? इतनी जल्दी आपकी मशीन या कंप्यूटर काम कर देता है। दोस्तों, अब जल्दी अगर अपन बात करें तो दुनिया में विकास हो रहा है उन सभी कंप्यूटर या मशीनों का जो प्रोटीन पर काम कर सकते हैं, जो प्रोटीन के यूज करके या किसी भी ऐसी चीज को यूज करके डेटा प्रोसेस करता है, तो जैविक हो, तो उन्हें हम जैविक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, शुद्धता भी विशेषता है, गति भी विशेषता है, हार्ड वर्क भी कंप्यूटर कर सकता है। हार्ड वर्क का मतलब हुआ कि अगर अपन मशीन या कंप्यूटर को ये कहें कि भाई आप ये वाला काम करो, तो कंप्यूटर या मशीन उस काम को कर देगा। आप 1 घंटे तक काम करने के लिए कहोगे तो आपका मशीन या कंप्यूटर 1 घंटे तक भी उस काम को करेगा, आपको मना बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। तो आंसर इसका आ जाएगा 4 कि कंप्यूटर की इंटेलिजेंस जो होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो क्या होता है? 0। एक और बात बताऊं दोस्तों, भारत या पूरी दुनिया इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक पर काम कर रही है और ऐसा सोच रही है कि आने वाला समय रोबोटिक का होगा। तो दुनिया में एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताना उस कंप्यूटर का नाम क्या है? सोफिया। ये सोफिया कंप्यूटर इंटेलिजेंस पर काम करता है, कृत्रिम बुद्धि पर, एआई पर आधारित है। आप जब भी क्लास देखो तो मुझे 2 कमेंट करना, सोफिया अभी कौन से देश में लगा हुआ है, सोफिया को बनाया किसने था, सोफिया कब उस देश की नागरिकता को प्राप्त किया। दोस्तों, सोफिया के जैसा एक कंप्यूटर भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है, उस कंप्यूटर का नाम क्या है? रश्मि। ठीक है मेरी बात, इसके बारे में भी आप जानते हैं तो मुझे क्लास के साथ कमेंट करके बताएं। हम जहां आगे चलेंगे इन सब के बारे में वहां बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 का टारगेट लिया, फटाफट कंप्लीट हो ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रैम में अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंट कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, तो आप बोलकर बताएंगे सर परमानेंट कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? सेकेंडरी। जब भी डेटा या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है तो किस में लोड होता है? रैम में। ये 2 चीजें हमें हमेशा पता है। डेटा रैम से कहां जा रहा है? सेकेंडरी में, इसे राइट करना कहते हैं। सेकेंडरी से डेटा रैम में आ रहा है, इसे रीड करना कहते हैं, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं
और वो नाम क्या होता है, फैचिंग होता है। डेटा फैच करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां से एक और चीज आप समझने और जानने की कोशिश करो तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर जब भी रैम डेटा की डिमांड करेगी तो रैम के साथ एक और मेमोरी चलती रहती है जो वास्तव में सेकेंडरी से डेटा की डिमांड करती है। रैम में ज्यादातर जिन सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है वो सारी की सारी सूचनाएं कौन सी मेमोरी में संग्रहित रहती है, कैश। यानी जनरल भाषा में कहें रैम डेटा की डिमांड किससे करेगा, कैश में। एक किसी टॉपिक या थ्योरी में पढ़ेंगे एक एस रैम होता है प्रैक्टिकली, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, कैच। कई बार जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एस रैम का दूसरा नाम क्या है या कैच कौन सी मेमोरी होती है, तो आप बोल सकते हैं कैच एस रैम की तरह काम करती है, एस रैम होती है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। कैश मेमोरी इसका आंसर होगा। मेन मेमोरी आपकी किसका नाम होता है, रैम का ही नाम होता है। जब रजिस्टर की बात की जाए, स्पेलिंग को थोड़ा ठीक करना, रजिस्टर की बात की जाए तो आप ये कहेंगे कि सर जो रजिस्टर होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि रजिस्टर आपका स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी एक लाइन समझा देता हूं। क्या कि अगर अपन बात करें एक स्टेयर बनाकर, एक सीढ़ी बनाकर चर्चा करें तो हम ऐसा कह सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं कि जो रजिस्टर होता है वो सबसे छोटा होता है और जो सेकेंडरी होता है वो सबसे बड़ा होता है। सेकेंडरी से तेज जो होता है ना उसे हम रैम कह सकते हैं और रैम के बाद एक और नाम आता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, कैच। जब स्पीड के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेमोरी ऐसे 4 प्रकार की होती है। यहां से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपकी क्या बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी। आप यहां से ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। यहां से नीचे आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि स्टोरेज क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां से समझ लीजिए कि स्पीड और स्टोरेज के अकॉर्डिंग मेमोरी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे तो साथ के साथ आपका कॉस्ट भी क्या होगा, आप ऐसा कह सकते हैं कि साथ के साथ आपका कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस कहानी को थोड़ा और अच्छा बनाने की हमने कोशिश की है, जानने की हमने कोशिश की है। ठीक है, चलिए वापस अपने प्रश्न पे चलते हैं और बातचीत करते हैं। रोम सब लोग जानते हैं ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो किसके पास होते हैं, इस रोम के पास होते हैं। जनरल भाषा में कहें रैम आपकी अर्धचालक की बनी होती है यानी अस्थायी होती है। रोम आपकी आयरन ऑक्साइड से अवलेपित रहती है, इसका मतलब स्थायी या परमानेंट होती है। ठीक है साथियों, दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑप्टिकल डिस्क एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेन या पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन कर सकता है। मुझे सिंपल भाषा में आपको एक प्रश्न पूछना है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेन या पेंसिल से लिखी गई जानकारी को इकट्ठा कर सकता है। देखो एक बार बोर्ड पर जनरल भाषा में बात करते हैं। OMR, an optical input device that scan and read information written by pencil on paper. OMR, optical mark reader, इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर। पंच कार्ड रीडर नहीं, पंच कार्ड रीडर इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जो पंच कार्ड होते हैं, कौन से कार्ड की बात कर रहा हूं, पंच कार्ड का डेटा ये रीड करता था। पंच कार्ड की बात करें तो इसका आविष्कार किया था हरमन होलेरिथ ने। यूज किया था इसका जोसेफ मेडी ने। कौन सी जनरेशन में काम आया था, तो आप बोलकर बता सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज किया गया था। चुंबकीय टेप, ये आपकी जो रील वाली कैसेट होती है ना, रील, या इस रील को हम दूसरे नाम से यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, टैप। ये आपका किसके काम आता था, स्टोरेज के काम आता था।
कौन सी जनरेशन में जनरली इसका यूज किया गया, तो आप बोल सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। देखो एक प्रश्न में OMR ऑप्शन दे रखा था, नीचे ऑप्टिकल स्कैनर दे रखा था। देखो जो पेन या पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी, देखो पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी हो, चाहे पेन से लिखी हो या हाथ से लिखी गई हो, इन सभी जानकारी को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करने का काम कौन करता है, ऑप्टिकल स्कैनर करता है। तो स्कैनर होता है वो ऑप्टिकल ही होता है, लेजर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 नंबर। अगर यहाँ पर जानकारी की जगह केवल ऐसा लिखा होता कि कोई मार्क लगा रखा है, कोई हमने टिक कर रखा है या कोई गोला फिल कर रखा है, तो उस कंडीशन में OMR सीट हो जाता। उस OMR सीट की जांच करने के लिए हम इसे यूज करते। अब कागज की जानकारी को ये नहीं कर सकता था, पर्टिकुलर एक सीट होनी चाहिए जिसे अपन कौन सी सीट कहते हैं, OMR सीट। तो आंसर कितने नंबर आएगा इसका, 4 नंबर। अगला प्रश्न विचार कीजिए। कथन 1, ब्लू रे डिस्क सबसे बड़ी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये आंसर सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी सेकेंडरी मेमोरी ब्लू रे डिस्क नहीं होती है, ब्लू रे डिस्क नहीं होती है। सबसे बड़ी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर हार्ड डिस्क होती है। ब्लू रे सेकेंडरी मेमोरी की जगह जो वर्ड यूज करेगी वो कौन सा होगा, ऑप्टिकल होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल होगा। कैसे, अगर मैं कहूं ऑप्टिकल का जिक्र करूं तो सबसे छोटा CD होता है, फिर DVD होता है, फिर ब्लू रे डिस्क होता है और फिर HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होता है। अगर बात हम करते कि सबसे छोटा ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, तो CD। सबसे बड़ा ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, तो HVD। तो ब्लू रे डिस्क सबसे बड़ा सेकेंडरी नहीं है, उसकी जगह पर हमारा आंसर क्या आता, हार्ड डिस्क। पहला स्टेटमेंट गलत है। कथन 2, CD सबसे छोटी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। आपने ऊपर देखा तो नीचे मैंने प्रश्न का आपको आंसर बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर क्या आएगा इसका, प्रथम कथन नहीं सेकंड कथन सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है जो हमारी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको YouTube पर करवाता रहता हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न विचार कीजिए। अभी मैंने मिक्स टॉपिक की टेस्ट सीरीज ली है, आने वाले समय में आप टॉपिक वाइज चाहेंगे तो भी हम इंक्लूड कर देंगे। आप किसी एग्जाम के अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग भी इंक्लूड कर देंगे। वो आप चैट करके या कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। रैम में रीड और राइट दोनों का कार्य किया जा सकता है। दोस्तों रैम की बात करें, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम तीनों काम कर सकते हैं। 3 काम कौन कौन से हैं भाई, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और साथ के साथ क्या कर सकते हैं, इरेज। रीड राइट इरेज तीनों हो सकते हैं। अगर यही बात रोम की होती तो रोम को केवल हम क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे, राइट और इरेज नहीं कर सकते थे। पी रोम एक बार राइट और एक से ज्यादा बार रीड किया जा सकता है, ये कथन भी सही है। पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम एबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। इस पी रोम को हम एक और नाम से जानते हैं। पी रोम का एक और नाम क्या होता है, रोम। क्या हुआ, राइट वंस रीड मैनी। सीधा ही आंसर बन गया। पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, आपके ट्रू हो गए। ठीक है मेरी बात। यहां तक कोई प्रश्न मन में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर विचार कीजिए। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। बिल्कुल थोड़ी देर पहले बताया था कि कंप्यूटर में रजिस्टर क्या होते हैं, सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होते हैं। बिट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। यस, ये आंसर भी ठीक है। रजिस्टर के लिए तो हमने कहा था कि एक क्या होता है आपका, एक क्या होता है, तो आपने कहा सर रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बाद क्या होता है, कैच होता है।
कैथ के बाद क्या होता है, रैम होता है, और रैम के बाद क्या होती है, सेकेंडरी होती है। कंप्यूटर की बात करें तो बाइनरी डिजिट किसके इक्वल होता है, 1 बिट के इक्वल होता है। तो कंप्यूटर में सबसे छोटा क्या होता है, एक बार के लिए समझो, बिट के बाद क्या आता है, निब्बल आता है, निब्बल के बाद क्या आता है, बाइट आता है, और बाइट के बाद क्या आ जाता है, बाइट के बाद क्या आ जाता है, तो आप बोल के बता देना कि बाइट के बाद क्या आ जाता है, केबी। और केबी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बताना, केबी का मतलब किलो बाइट होता है। कोई समस्या आए तो बात करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए 7 के बाद प्रश्न नंबर 8, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों, प्रोग्रामों का समूह जो होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के हम जनरली 3 पार्ट करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलकर बताएंगे। पहला होता है जिसे अपन कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है जिसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो आप बताएंगे जिसे अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा कौन सा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब आप कहोगे सर हमने बुकों में पढ़ा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यस, सिस्टम के लिए कंपल्सरी या जो सिस्टम की हेल्प के लिए बनते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। बहुत सारी जगह पर अलग से कैटेगराइज करके यूटिलिटी डाल दिया जाता है, वरना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल होते हैं। चलो कोई बात नहीं। वर्ड प्रोसेसर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। लिंकर जो होता है, जो किसी फाइल और ऑब्जेक्ट को लिंकिंग करने का काम करता है, ये आपका किसका होता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन होता है। 4 नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 नंबर पे, वायरस एक प्रकार के टाइप होते हैं। देखो, वायरस की बात करें, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म होता है। वायरस की बात करें तो वायरस जो आपका होता है वो एक प्रकार का मालवेयर होता है। मालवेयर का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर मालवेयर का मतलब होता है हानिकारक प्रोग्राम। जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, उसे मालवेयर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर शरीर में कुछ आता है तो वो जीवाणु हो सकते हैं। अगर मैं कहूं जिसे अपन देखो टच कर सकते हैं वो उपकरण हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम केवल यूज कर सकते हैं या देख सकते लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर की किसी इंपॉर्टेंट फाइल को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। यानी जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या किसी फाइल को डिलीट कर देता है, उसे हम वायरस कहते हैं। और वायरस आपका एक प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। आंसर क्या आएगा इसका, यस, 1 नंबर। अभी हम एक बार के लिए इनका सॉल्यूशन रिकॉर्डेड दे रहे हैं। धीरे धीरे आपके प्यार और स्नेह पर हम लाइव भी आपसे मुलाकात करा करेंगे। एप्लीकेशन लाइव प्लस हमारे इस YouTube लाइव, दोनों में आपसे हमारी हसीन मुलाकात हुआ करेगी। अगला क्या पूछ रहा है, प्रश्न को देखिएगा और बातचीत करेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनो और समझो और जवाब दो। बुलेट्स लाइब्रेरी में होता है, सर्कल ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, डिस्क ऐसा होता है। किसकी बात कर रहे हैं, MS वर्ड की है। कहां पर जा रहे हैं, होम। कहां जा रहे हैं, पैराग्राफ। कहां जा रहे हैं, बुलेट लिस्ट। उस बुलेट लिस्ट में ये सारी की सारी चीजें होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। दोस्तों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का जो काम होता है वही काम कंट्रोल प्लस F4 का होता है। दोनों का सेम फंक्शन होता है। एक इनके जैसी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F4। इन दोनों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे मानो एक कोचिंग में आप 4 घंटे के लिए पढ़ने जाते हो। पहली क्लास 7 से 8, दूसरी 8 से 9, तीसरी 9 से 10, चौथी 10 से 11 लगती है। ऐसे होगी आपकी क्लास 7 से 8, 8 से 9, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ऐसे आपकी 4 क्लास होती है। अब पहली क्लास खत्म हो गई 8 बजे, तो आप उससे ये थोड़ी कहेंगे कि क्लास ही खत्म हो गई, नहीं, केवल एक पीरियड जो था, एक पर्टिकुलर क्लास खत्म हुई है, आपकी क्लास तो 11 बजे खत्म होगी। तो अगर मैं कहूं किसी पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करना हो या करंट विंडो को क्लोज करना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, इसका। और किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना हो तब हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल की जगह Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। अगर आप ये कहें कि सर अब हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी, सारी क्लासें हो गई, उस कंडीशन में आप कहेंगे, उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि क्लोज हो गया, एग्जिट हो गया Alt प्लस F4 से। और अगर किसी पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करना हो तब आप कहेंगे कि सर स्क्रीन या विंडो क्लोज हुआ, उसके लिए कंट्रोल प्लस W का भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 का भी यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं, क्या आएगा, इसकी शॉर्टकट की क्या होती, Alt प्लस F4 होती। ठीक है, अगला प्रश्न। सभी टॉपिक को कवर करके चलने की कोशिश की है। MS वर्ड में खालिस्तान का प्रयोग फोरम लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते जब आप प्रिंट अथवा ईमेल में बहुत बार अलग-अलग उपयोगकर्ता को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं। MS वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए फॉर्म लेटर व्हेन यू प्रिंट और ईमेल मल्टीपल टाइम्स टू सेंड ईच कॉपी ऑफ डिफरेंट रिसिप्ट्स। तो दोस्तों ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये कहां पर होता है, इंटरनेट पर होता है। प्रिंट आउट को हम यूज कर सकते हैं, ये हार्ड कॉपी होता है, इससे हम डिफरेंट रिसिप्ट को नहीं भेज सकते। वर्ड आर्ट क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को क्या करने का काम करता है, डेकोरेट करने का काम करता है, सजाने का काम करता है। और मेल मर्ज क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों को किसी ईमेल को, डॉक्यूमेंट को, वेबसाइट को भेजने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 13, विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां स्तंभ स्क्रीन पर देखे जा सके। जब आप छोटे थे ना तो बर्फ पानी का गेम खेलते थे। बर्फ पानी वाले गेम में क्या होता था, आप किसी को टच करते तो बर्फ हो जाता, दोबारा टच करते तो डोलने लग जाता, मतलब वो पानी हो जाता। बर्फ पानी वाले गेम को आजकल की भाषा में पता है क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि आपने उससे क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। तो अगर हम एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी रो या कॉलम या पर्टिकुलर किसी भाग को हम हमेशा उस वर्कशीट में विजिबल बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। इसे किस नाम से जानेंगे, फ्रीजिंग के नाम से जानेंगे। आंसर क्या होगा इसका, किसी भी सेल को सेलेक्ट, आपकी सेल यहाँ से यहाँ तक है, आपका कॉलम ये पूरा का पूरा है। अगर आप इस एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्लिक करें। अगर इस पूरे को रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेंज को सेलेक्ट करने के लिए आप किसके साथ क्लिक करें, शिफ्ट के साथ क्लिक करें। इन दो तीन चीजों को आप यहाँ पर सीख लो। पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट के साथ उस रेंज में क्लिक करेंगे और किसी एक करके रो को या सेल को सेलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आंसर क्या था इसका, फ्रीजिंग। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले कहां से स्टार्ट होते हैं, सभी को पता है। अगर एक्सेल की बात करें तो फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। ये आपका ऑपरेटर है, ये आपकी कंडीशन है और ये फॉर्मूला शुरू करने का यूज होता है। एक्सेल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस वाले ऑपरेटर की होती है।
फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है। ऐसे इन सभी ऑपरेटर की क्या चलती है, प्रायोरिटी चलती है। ठीक है ना, इस प्रकार से इनका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल या यूज करते हैं। एक्सेल के केस की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस में $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों पहले देखो सेल एड्रेस, इसकी बात कर रहे हैं सेल एड्रेस की। सेल एड्रेस 4 प्रकार से लिखते हैं, सॉरी 3 प्रकार से। पहला क्या नाम है, रिलेटिव, ये A4। दूसरा होता है एब्सोल्यूट, $A $4। तीसरा होता है मिक्स्ड, $A 4 A $4। ये आपके 3 सेल रेफरेंस है। किसी भी रिलेटिव सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना हो तो आप एक फंक्शन की का यूज करते हो, F4 होती है। किसी रिलेटिव एड्रेस को अगर एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना हो तो आप उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, $, का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये कौन सा सेल रेफरेंस है, ये यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक करना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है मेरी बात, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की शॉर्टकट की है। Which of the following is the shortcut key to start the slide show from current slide? तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, स्लाइड शो हम 2 प्रकार से शुरू कर सकते हैं। एक हमारे पास कुल मिलाकर 100 स्लाइड है, तो हम स्टार्टिंग यानी पहली स्लाइड से यूज कर सकते हैं। अगर पहली स्लाइड से यूज करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, पहली स्लाइड से यूज करना है तो F5 का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, F5 का यूज करेंगे। अगर हम कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं करंट स्लाइड से। कहां चाहते हैं, करंट स्लाइड से। तो करंट स्लाइड से स्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस F5। क्या L प्लस F5 आंसर आएगा, क्या कंट्रोल प्लस F5 आएगा, क्या कंट्रोल प्लस F5 आएगा, नहीं। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर इस प्रश्न का आंसर होगा। और आंसर क्या देना पड़ेगा आपको बताओ, शिफ्ट के साथ आपको क्या दबाना है, F5 दबाना है। ये प्रश्न आपको केवल कंफ्यूज करने के उद्देश्य से दिया गया है। आधे से ज्यादा लोग क्लास देखेंगे तभी इसका आंसर कंट्रोल प्लस F5 देंगे, 100% है। ठीक है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत या कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है। देखो आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं जिससे आप समझ लो। न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड। अगर मैं न्यू प्रेजेंटेशन की बात करूं तो कंट्रोल के साथ एन काम आएगा। न्यू स्लाइड की बात करूं तो कंट्रोल के साथ में एम काम आएगा। डुप्लीकेट की बात करूं तो कंट्रोल के साथ डी काम आएगा। कहीं दिया हुआ है क्या, यस। इससे क्या होता है, कट। इससे क्या होता है, न्यू प्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, न्यू स्लाइड। प्रश्न में क्या पूछा है, डुप्लीकेट स्लाइड तो किससे आएगी, 4 नंबर में जो ऑप्शन दिया उससे कौन सी स्लाइड आ जाएगी, डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी। प्रश्न संख्या 18। एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक ट्रिगर क्या काम करता है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिगर जैसे बंदूक का दबाया,
तो दबाते ही कुछ एक्शन की प्रतिक्रिया होगी। तो हम एक ट्रिगर बना सकते हैं, ये विजुअल बेसिक में भी काम करता है, एसक्यूएल में भी काम करता है। अपन एक ट्रिगर बना सकते हैं जिस पे क्लिक करने से, जिसे बताने पर, इसे कहने पर कोई स्पेशल इवेंट करता है। स्पेशल को देखिए, एक बटन जो अगली स्लाइड पे ले जाता है, ऐसा कुछ स्लाइड पर एक आइटम से क्लिक करने पर कार्य करता है। एक मोशन पाथ उपरोक्त सभी नहीं, आंसर सीधा सीधा क्या होगा, ट्रिगर एक कंडीशन होती है जिससे क्लिक करने पर, जिससे पूरा होने पर ट्रिगर एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे अपन ने जो कहा वो जब कहेंगे तब उस काम को कंप्लीट करेगा। तो ऑन ए स्लाइड दैट परफॉर्म एक्शन व्हेन क्लिक, जब इसे इस्तेमाल करेंगे तब ये काम करेगा। 18 के बाद 19, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को कहते हैं। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज इज कॉल्ड हैकिंग। अगर हम किसी भी चीज को, इंटरनेट या नेटवर्क को बिना अनुमति एक्सेस करते हैं तो इसे हैकिंग कहते हैं। और साथ ही साथ क्रैकिंग भी कह सकते हैं। हैकिंग करना एथिकल है, अपराध नहीं होता है, लेकिन क्रैकिंग करना अनएथिकल है, अपराध होता है। लास्ट आज के दिन का 2020 सीरीज की पहली सीरीज का पहला जो पेपर था उसके लास्ट सेशन पे चलते हैं। दोस्तों ये जो बातें बता रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी, साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा। कंटिन्यू नहीं रखेंगे, अल्टरनेटिव टेस्ट रहेगी, एक दिन क्लास एक दिन टेस्ट। तो हमने 100 का टारगेट लिया है, तो 200 दिन में इसे पूरा करेंगे। ठीक है, बताइए इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थान के कंप्यूटर पर भेजने को कहते हैं। दो चीजें यहाँ पर देख लो, क्या है दोनों चीजें वो समझो। एक सर्वर होता है और एक उससे जुड़ा कंप्यूटर होता है। सर्वर को सर्वर ही कहते हैं, दूर से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, क्लाइंट। कोई डेटा सर्वर से क्लाइंट पर आ सकता है और क्लाइंट से कहां पर आ सकता है, सर्वर पर। जब भी डेटा सर्वर से क्लाइंट पर आता है तो इसे हम कहते हैं कि क्या हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है। जब भी कोई डेटा क्लाइंट से सर्वर पर जा रहा है तो क्या कहते हैं, क्या हो रही है, अपलोडिंग। तो सिंपल भाषा में अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजना डाउनलोडिंग नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अपलोडिंग। डाउनलोड अपलोड का मतलब समझ आ गया। अपने कंप्यूटर में एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पर किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए हम कॉपी करते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि आप कॉपी करके उस फाइल को किसी दूसरी जगह पर क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए सामान्य कंप्यूटर जहां पर फंडामेंटल कंप्यूटर आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, जिसे हम लाइव आपके लिए रखते हैं। इसमें ये टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के जो पेपर है वो भी आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको अलग से ही टेस्ट सीरीज का कोर्स लेना पड़ेगा। टॉपिक वाइज क्विज आपके साथ जुड़ी रहेगी, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज 2020 का जो यूट्यूब वाला लिंक है वहां से आपको उसे देखना पड़ेगा। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छी बातों के साथ। थैंक यू।